अच्छा, इससे पहले हमने डिस्कस की थी ब्लूमस्टैंड थ्योरी, जिसे जर्गेंसन चेन थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि उसने कहा था कि जो अमोनिया है वो चेन की फॉर्म में आपकी सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं। जिस तरह हाइड्रोकार्बन चेन्स बनाते हैं उसमें CH2, उस तरह अमोनिया यहाँ पे चेन बना रहे होते हैं। और जो आपके लिगेंड्स जो हैं, जो क्लोरो लिगेंड, वो डायरेक्टली कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम के साथ नहीं कनेक्टेड होते, बट थ्रू अमोनिया जो है वो कनेक्टेड होते हैं आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ। वो क्लोरो लिगेंड्स जो होते हैं वो आयनाइजेबल वन होते हैं। और जो आपके डायरेक्टली मेटल एटम या मेटल आयन के साथ बॉन्डेड हैं वो आपके आयनाइजेबल वन नहीं होते। ठीक है, उसकी ये जो पोस्टुलेट था, ये जो स्ट्रक्चर उसने प्रपोज किए थे इस बेसिस पे, वो उसकी थ्योरी को जो है जस्टिफाई कर रहे थे अप टू 4 अमोनिया मॉलिक्यूल, यानी जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स था विद 4 अमोनिया, वहां तक उसकी जस्टिफिकेशन जो थी वो आप कह लो कि एग्रीबल एग्री कर रही थी उसके स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, बट जहां पे जाके आपके पास कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स आ जाता था विद 3 अमोनिया, तो वहां पे उसकी जो जितनी भी वेरिफिकेशन कह लो या जितनी भी जस्टिफिकेशन थी वो सारी की सारी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। और वहां जाके उसकी आप कह लो कि ड्रॉबैक था उसकी थ्योरी का, वहां जाके उसकी थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो गई थी। सो हमने बात की थी कि आफ्टर जर्गेंसन थ्योरी जो आपके पास जो है वो वर्नर साइंटिस्ट था जिसने एक थ्योरी प्रपोज की थी, जिसने जितने भी ड्रॉबैक या लिमिटेशन थी जर्गेंसन की थ्योरी में उसने इसको ओवरकम किया था। 1893 में इसने वर्नर ने थ्योरी रिप्रेजेंट की थी और 1913 में इसको नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया था। और आपसे अगर ये भी कहा जाए कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की जो डेवलपमेंट है या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन या जितनी भी रिसर्च की गई वो आफ्टर वर्नर थ्योरी की गई, तो ये कहना रॉन्ग नहीं होगा कि जितनी भी मॉडर्न कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डेवलपमेंट है वो आफ्टर वर्नर थ्योरी रिप्रेजेंटेशन के बाद स्टार्ट हुई है। अच्छा, अब आते हैं कि वर्नर की जो थ्योरी थी उसमें क्या पोस्टुलेट थे, क्या मेन पॉइंट्स थे। अकॉर्डिंग टू वर्नर जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं वो टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी जो है वो एग्जिबिट करते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, जिनमें से एक वैलेंसी को कहा जाता है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी जो वैलेंसी होती है उसे कहा जाता है सेकेंडरी वैलेंसी। इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में हम इस प्राइमरी वैलेंसी को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, सो पहला पोस्टुलेट जो वर्नर थ्योरी का था वो ये था कि हर एलिमेंट जो है वो दो तरह की वैलेंसी शो करता है या रखता है। उसमें से एक प्राइमरी वैलेंसी होती है जिसे ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है मॉडर्न टर्म्स में, और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है कि क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड। ठीक है, अब उसने कहा कि जो ब्लूमस्टैंड थ्योरी थी उसमें जस्ट उसने फोकस किया था सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी पे। ठीक है, जैसे अगर आपको याद हो मैंने वहां पे बात की थी कि अकॉर्डिंग टू ब्लूमस्टैंड कोबाल्ट की जो प्राइमरी जो आपके पास प्राइमरी वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। सो कोबाल्ट को 3 बॉन्ड्स बनाने चाहिए, ये आपके ब्लूमस्टैंड ने कहा था। ठीक है, सो ब्लूमस्टैंड ने सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट या प्राइमरी वैलेंसी पे फोकस किया था, उसने सेकेंडरी वैलेंसी को इग्नोर किया था। ये वर्नर ने कहा कि इन दोनों को स्टडी करना लाजमी है, सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन स्टेट को देख के हम कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर नहीं बता सकते, हमें दोनों चीजों को देखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, सो हर एलिमेंट की दो तरह की वैलेंसी हो गई। फिर आपके पास उसने कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद डॉटेड और डैश लाइन के जरिए। ठीक है, जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको हमेशा हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपके पास जो नेक्स्ट पोस्टुलेट आ गया वर्नर थ्योरी का वो ये था कि हर एलिमेंट की ये टेंडेंसी होती है या हर एलिमेंट ये ट्राई करता है कि वो अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, दोनों को सेटिस्फाई करता है करना हर एलिमेंट जो है उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करे और वो सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करे। ये हो गया उसका नेक्स्ट पोस्टुलेट। फिर आते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट पोस्टुलेट उसका आ जाता है वो ये है
कि जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है या जो जिसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हो इन मॉडर्न टर्म्स, वो आपकी क्या होती है कि अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी वैलेंसी आपके पास या कोऑर्डिनेशन नंबर जो ये सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, या ये आपकी स्पेस में, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर से मुराद तो लिगेंड ही है ना, पीछे आपके पास नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर मींस नंबर ऑफ लिगेंड्स, एंड ये लिगेंड्स कहाँ होते हैं, ये आपकी स्पेस में एक फिक्स्ड पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, और इसी पोजीशन की बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट अरेंजमेंट आ जाती हैं, डिफरेंट ज्योमेट्री आ जाती है। तो तीन उसके आप कह लो पोस्टुलेट थे, मेन पोस्टुलेट, जो कि एक ये था कि हर एलिमेंट की दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर उसने कहा कि हर एलिमेंट की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करे। ठीक है, और थर्ड उसका पोस्टुलेट ये था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो आपकी फिक्स पोजीशन इन स्पेस जो है उस पे प्रेजेंट होती है। अच्छा, इसके अलावा क्लास अगर आप इसको इसके मजीद पोस्टुलेट पढ़ोगे तो वो यही पोस्टुलेट हैं कि every metal possesses the two types of valency, primary and secondary. In modern terminology जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है उसे ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है, देन फिर जो सेकेंडरी है उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। थर्ड आपका नेक्स्ट पोस्टुलेट ये है, every element tend to satisfy both of its primary and secondary valencies, कि हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करे। ठीक है, फिर उसके बाद एवरी मेटल हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, हर मेटल की जो सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो फिक्स्ड नंबर होता है, और उसी बेसिस पे जो लिगेंड उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को फुलफिल कर रहे होते हैं वो जो है फिक्स्ड पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं इन स्पेस में एक फिक्स्ड पोजीशन पे अरेंज होते हैं, और यही पोजीशन या यही अरेंजमेंट इन द स्पेस उसकी ज्योमेट्री बना रही होती है। ठीक है, ये आपके पास, और जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है ये नॉन डायरेक्शनल है, प्राइमरी वैलेंसी की बेसिस पे आप ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करते, ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी आप ज्योमेट्री डिसाइड करते हो, तो वो डायरेक्शनल है, जबकि आपकी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नॉन डायरेक्शनल है। ये इसके पोस्टुलेट हैं वर्नर थ्योरी के, आप कह लो, जिसमें से मेन पोस्टुलेट जो हैं वो आप यहाँ तक हैं, 3 या 4 पोस्टुलेट इसके मेन पोस्टुलेट हैं जिसके बेसिस पे हम थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ तक कुछ समझ आया क्लास या नहीं? मैम आगे। अच्छा, अब हम आते हैं वन बाय वन के, इसमें किस तरह जो स्ट्रक्चर थे उनको एक्सप्लेन किया। पहला स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है वही जो ब्लूमस्टैंड ने यूज किए थे कॉम्प्लेक्सेस कोबाल्ट के, वही इसने लिए, उन्हीं की लिए इसने अपनी थ्योरी को जो है अप्लाई किया उन कॉम्प्लेक्सेस पे, और वही टेक्निक्स या वही आप कह लो एक्सपेरिमेंट इसने भी यूज किए जो कि ब्लूमस्टैंड ने यूज किए थे, जैसे कंडक्टोमेट्री हो गया। इसके अलावा जो प्रेसिपिटेशन टेक्निक या अर्जेंटोमेट्रिक टेक्निक उसने यूज की थी प्रेसिपिटेशन के लिए, वो भी इसने अपने स्ट्रक्चर, जो ये स्ट्रक्चर प्रपोज करेगा उसको इसने उन्हीं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के जरिए वेरीफाई किया, ताकि ये क्लियर हो जाए कि वाकई इसके स्ट्रक्चर फुलफिल करते हैं, उस थ्योरी के साथ जाते हैं, उन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाते हैं, जो कि ब्लूमस्टैंड ने नहीं किए थे। अच्छा, ये आपका आ गया कोबाल्ट का पहला कॉम्प्लेक्स जो कि 6 अमोनिया लिगेंड के साथ है। यहाँ पे कोबाल्ट जो है उसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3 आपके पास, जो कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है यहाँ पे वो है 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। सो ये उसने कहा इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है वो है 3, और जो कि कोबाल्ट की है, यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, सो इट मीन्स कि उसकी प्राइमरी वैलेंसी जो है यहाँ पे 3 है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर या उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है वो यहाँ पे 6 है। ठीक है, इस बेसिस पे उसने ये कहा, अभी हमने दूसरा जो देखा था पोस्टुलेट, अगर आप दोबारा वहां पे आओ, अभी हमने बात की थी कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉटेड लाइन से, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सॉलिड लाइन से। तो उसने कहा कि ये जो 6 अमोनिया लिगेंड्स हैं, ये जो 6 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं, ये उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को फुलफिल कर रहे हैं कोबाल्ट की। सो इट मीन्स कि ये जो 6 हैं ये सारे के सारे कोबाल्ट के साथ जो है वो सॉलिड बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं।
तो ये अगर आपकी कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है और इसके साथ जो 6 अमोनिया लिगेंड है वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल हैं, और वो सारे के सारे इस कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम के साथ थ्रू सॉलिड बॉन्ड्स अटैच है। ठीक है, फिर उसने कहा जो बाकी 3 क्लोरो लिगेंड है या क्लोराइड आइन है हमारे पास यहाँ पे, वो क्लोरो लिगेंड जो है वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और वो आपकी जो कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ थ्रू डॉटेड और डैश लाइन के थ्रू अटैच है, जो कि ये 3 क्लोरो हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये स्ट्रक्चर उसने प्रपोज किया। अब ये स्ट्रक्चर प्रपोज करने के बाद उसने ये कहा कि जो डॉटेड बॉन्ड है या डॉटेड लाइन है वो ये बता रही है आपको कि इस कोबाल्ट यानी सेंट्रल मेटल एटम का और उस लिगेंड का जो कि डॉटेड लाइन के साथ अटैच है या डैश लाइन के साथ अटैच है, उसके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जो बॉन्ड है वो वीक है। सो अगर ये बॉन्ड वीक है, सो इट मींस कि ये बॉन्ड अगर वीक है तो यहाँ पे ये जितने क्लोरो हैं ये सारे के सारे डॉटेड से ही अटैच हैं। सो इनकी और कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम की जो अट्रैक्शन है या बॉन्डिंग है वो वीक हो गई। अगर वीक हो गई तो ये तीनों के तीनों क्लोरो क्या हो गए, आयनाइजेबल हो गए। सो उसी तरीके से अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालूं इस कॉम्प्लेक्स में, तो ये तीनों के तीनों चूंकि डॉटेड लाइन के जरिए अटैच हैं और इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनकी बॉन्डिंग जो है वीक है, या ये कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम से एट अ डिस्टेंस लाई कर रहे हैं, तो ये तीनों के तीनों आयनाइज हो जाने चाहिए और तीनों के तीनों आयनाइजेबल। ठीक है, तो यहाँ तक तो जब उसने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की तो वाकई में उसकी एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है ब्लूमस्टर्न की भी यहाँ तक तो जस्टिफिकेशन ठीक थी, करेक्ट थी उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। वहाँ पे भी 3 क्लोरो को वो कह रहा था कि वो आयनाइजेबल हैं, और अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी यहाँ पे भी तीनों के तीनों क्लोरो जो है वो आयनाइजेबल हैं क्योंकि वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आ गई क्लास? यस मैम। अच्छा, उसके बाद ये जो लिखी गई है क्लास, ये वही कंपाउंड है बट उसकी मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन जिसको आप जिसमें आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट स्फीयर ब्रैकेट में आ जाता है, फिर उसके अलावा जो उसके बाहर वाला पोर्शन आयनाइजेशन स्फीयर होता है, ये जितनी भी टर्म्स हमारे पास आई हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ये आफ्टर वर्नर थ्योरी आई है। ठीक है, वर्नर थ्योरी से पहले जो ब्लूमस्टर्न थ्योरी होगी, इवन वर्नर थ्योरी में भी जो रिप्रेजेंटेशन थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, वो उसके लिए ये नोटेशन या ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं की जाती थी। उन कंपाउंड्स को जस्ट इस फॉर्म में लिखा जाता था। ठीक है, और यहाँ से आपके लिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, चार्ज कितना होगा, बट जब आप इसको इस फॉर्म में लिखते हो जो कि मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है, तो अब हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है यहाँ से कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट या प्राइमरी वैलेंसी बताना, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना, या उसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको बताना। ठीक है, सो ये मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है। जो वर्नर की रिप्रेजेंटेशन है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखी जाती थी, उसमें इस फॉर्म में कोऑर्डिनेशन स्क्वायर वाला पोर्शन या आयनाइजेशन वाला स्क्वायर वाला पोर्शन, इन दोनों की डिस्टिंक्शन नहीं थी। आफ्टर वर्नर थ्योरी ये जो आप कह लो डिस्कवरी हुई है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कि इस फॉर्म में लिखा जाए उन्हें, ये आफ्टर वर्नर थ्योरी हमारे पास आया। अच्छा, अब आ जाते हैं कि तीनों क्लोरो यहाँ पे जो है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लूमस्टर्न ने सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को फोकस किया था, सेकेंडरी वैलेंसी को फोकस नहीं किया था। ये वर्नर ने कहा कि उसकी थ्योरी का मेन ड्रॉबैक सिर्फ ये पॉइंट था कि उसने सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को देखा, सेकेंडरी वैलेंसी को नहीं देखा। यानी उसने ये देखा था कि अपनी थ्योरी में कि कोबाल्ट जो है वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपके पास वो +3 है, सो उससे 3 बॉन्ड्स बनाने चाहिए। तो उसने सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को देखा, उसने सेकेंडरी वैलेंसी की तरफ फोकस नहीं किया जो कि वर्नर ने किया। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की तरफ कोबाल्ट के, जो कि है 5 अमोनिया के साथ। कॉम्प्लेक्स आपके पास चेंज हो गया है, या आप कह लो कि नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ पे अमोनिया नंबर ऑफ लिगेंड जो है वो चेंज हो गए हैं, बट यहाँ पे भी जो प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट है वो 3 ही है, और सेकेंडरी वैलेंसी कोबाल्ट की या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है। ठीक है, सो अगर प्राइमरी वैलेंसी जो है वो भी 3 है, अगर सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 रही है, जैसे कि प्रीवियस हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स था उसमें थी, तो यहाँ तो अमोनिया का नंबर डिक्रीज हो गया। सो इट मीन्स कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहा है, तो आप कोई एक क्लोरो जो है उसको ड्यूल फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा।
मतलब उससे प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उससे सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्योंकि अमोनिया लिगेंड का नंबर डिक्रीज कर गया है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर विद दिस अमोनिया मॉलिक्यूल सेटिस्फाई या जस्टिफाई नहीं होता, इसीलिए एक क्लोरो यहाँ से जो लिगेंड है वो अपना ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा, वो सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा। अब उसने कहा ऐसा क्लोरो जो कि ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करता है, वो इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, बट जो भी होगा उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए उसने क्या यूज किया कि उसने कहा चूंकि हम प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं डैश या डॉटेड लाइन से और सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं आपकी सॉलिड लाइन से, तो यहाँ पे अगर एक क्लोरो दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसको उसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, कंबाइंड सॉलिड एंड डैश लाइन से। तो अब यहाँ पे क्लास अब आप देखो तो उसी तरीके से हमारे पास जो है ये सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, जिसके साथ 5 अब यहाँ पे अमोनिया लिगेंड अटैच है, जो कि उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसकी सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो एक क्लोरो जो है हमारे पास, इन 3 क्लोरो में से एक क्लोरो जो है जो कि पहले प्राइमरी वैलेंसी को जो सेटिस्फाई कर रहा था, अब वो क्या करेगा, वो सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर को भी जस्टिफाई कर सेटिस्फाई करेगा। इसी वजह से इन तीनों में से किसी भी एक क्लोरो को जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो आप क्या यूज करोगे, आप कंबाइंड डैश एंड सॉलिड लाइन यूज करोगे, विच मींस कि ये क्लोरो ड्यूअल फंक्शन शो कर रहा है, ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर एक क्लोरो ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और वो सॉलिड बॉन्ड के थ्रू अटैच हो गया है आपकी कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो ये अब आयनाइजेबल नहीं रहा। बाकी जो 2 क्लोरो हैं ये दोनों के दोनों आयनाइजेबल हैं, क्योंकि ये उसी तरीके से सिर्फ डैश लाइन से अटैच हैं, तो ये दोनों तो आयनाइज हो जाएंगे, बट ये क्लोरो जो है ये आपका नॉन आयनाइजेबल हो गया। ठीक है, सो अगर इस कंपाउंड के लिए अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन की जाए तो ये इसमें जो प्रेसिपिटेशन है वो आपके पास लेस अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से होगी, या 2 इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन आपको यूज करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू द अबव केस। ठीक है, दूसरी बात, अगर इस कंपाउंड के लिए कंडक्टोमेट्री रन करवाई जाए तो ये कंपाउंड भी एज इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करेगा, बट इसकी जो करंट है या इसकी जो इलेक्ट्रोलाइट बिहेवियर है वो लेस होगा एज कम्पेयर टू द अबव कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहाँ जो नंबर ऑफ आप कह लो कि आयनिक स्पीशी थी वो ज्यादा थी, चार्ज कैरिंग स्पीशी, और यहाँ पे कम है। ये समझ आ गया? जी मैम। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये क्लोरोलिगेंड जो कि आपके पास ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये एज अ ब्रिजिंग लिगेंड एक्ट करेगा, कि ये एक जगह से कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा होगा और एक जगह से आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा होगा। सो ये इसी वजह से एक क्लोरो 2 आपके पास बॉन्ड बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड एट वन साइड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एट द अदर साइड। तो इसी वजह से इस बेसिस पे इस क्लोरोलिगेंड को आप ब्रिजिंग लिगेंड कहोगे, जो कि ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सो इस केस में हमारे पास 1 क्लोरो ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट है। फिर इसकी मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन, साथ साथ मैं मॉडर्न फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी बता रही हूँ आपको। ऑल्दो वर्नर ने ये वाला फॉर्मूला अपनी थ्योरी में नहीं प्रेजेंट किया था कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज की गई है, बट साथ साथ मैं आपको ये बता रही हूँ, अब हमें पता है कि जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है विद 5 अमोनिया, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि ये जो एक क्लोरो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले पार्ट में होता है, बाकी जो 2 क्लोरो होते हैं वो आपके आयनाइजेशन स्फीयर में होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो आयनाइजेशन स्फीयर वाला पार्ट होता है या आयनाइजेशन स्फीयर में जो चीज होती है वो आयनाइजेबल होती है, और जो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट होते हैं लिगेंड्स वो आयनाइजेबल नहीं होते। तो यहाँ पे आपके जो 2 क्लोरो हैं वो आयनाइजेबल हैं, और एक क्लोरो जो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है वो आपका नॉन आयनाइजेबल है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन भी हमारे पास ये जस्टिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी है, बट जब वर्नर ने रिप्रेजेंट की थी तो वर्नर ने अपनी इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग की थी, और तब भी उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये जो है वो आपके पास आप कह लो कि उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जा रही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे, जो कि कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है विद 4 अमोनिया। एक और अमोनिया का नंबर कम हो गया,
अब उसने क्या कहा कि अब जो 2 क्लोरो हैं आपके पास वो एक्ट करेंगे ब्रिजिंग लिगेंड के तौर पे या ड्यूल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये दोनों के दोनों क्लोरो जो हैं, कोई से भी 2 क्लोरो जो कि ड्यूल फंक्शन परफॉर्म करेंगे, अब वो नॉन आयनाइजेबल वन हो जाएंगे और सिर्फ एक ऐसा रहेगा जो कि आयनाइजेबल होगा। और इसी कंपाउंड के लिए अगर आप जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन परफॉर्म करवाओ तो यहाँ पे भी प्रेसिपिटेशन होगी, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे, क्योंकि एक क्लोरो आयनाइजेबल है प्रेजेंट। कंडक्टोमेट्री रन करोगे तब भी करंट शो होगा, आपके पास सिग्नल आएगा, ऑल्दो वीक सिग्नल होगा अबव 2 कॉम्प्लेक्सेस के से अगर आप देखो कंपेयर करके, बट सिग्नल आएगा। यानी ये एज एन इलेक्ट्रोलाइट भी बिहेव करेगा, कंडक्टर के तौर पे भी बिहेव करेगा आपके पास ये कॉम्प्लेक्स, और ये आपको जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी प्रेसिपिटेशन देगा। अब आते हैं जहाँ पे जाके जो आपकी ब्लूमस्टैंड जर्गेंसन थ्योरी फेल हुई थी, वो कॉम्प्लेक्स जो कि 3 अमोनिया के साथ था, जहाँ पे उसने कहा था कि सिर्फ एक अमोनिया काम होता है और एक क्लोरो को आयनाइजेबल रहना चाहिए। अगर आपको जर्गेंसन का स्ट्रक्चर याद हो तो उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक क्लोरो जो है वो फिर भी कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम से डिस्टेंस पे होता है, 3 अमोनिया डिस्टेंस पे, 3 अमोनिया दरमियान में प्रेजेंट होते हैं, फिर एक क्लोरो अटैच होता है उन अमोनिया लिगेंड के साथ। तो हम वहाँ पे अकॉर्डिंग टू जर्गेंसन उस क्लोरो को अनआइजेबल बिहेव करना चाहिए था, बट वो नहीं करता, तो वहाँ पे जाके उसकी थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो गई थी। तो वर्नर ने अपने स्ट्रक्चर अपनी थ्योरी में जो इस कॉम्प्लेक्स के लिए स्ट्रक्चर प्रपोज किया, उसने कहा कि यहाँ पे उसी तरीके से प्राइमरी वैलेंसी 3 ही है, सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास 6 ही है, बट अमोनिया के जो लिगेंड है उनका नंबर 3 है। सो यहाँ पे तीनों के तीनों क्लोरीन जो है वो उसकी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, और इसी वजह से वो ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और जब वो ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो अब ये तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं रहा जो कि सिर्फ डैश लाइन से अटैच हो या सिर्फ डॉटेड बॉन्ड से अटैच हो या जो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो ये जब सारे के सारे जो हैं वो कंबाइंड डैश और सॉलिड लाइन से अटैच हो जाएंगे तो ये नॉन आयनाइजेबल हो जाएंगे। तो यहाँ तीनों के तीनों क्लोरो जो है वो नॉन आयनाइजेबल हो गए हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए जब आप कंडक्टोमेट्री रन करोगे ये कोई करंट शो नहीं करेगा, ये नॉन कंडक्टर या के तौर पे बिहेव करेगा, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे बिहेव करेगा। सिमिलरली अगर आप इसके लिए जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन रन करवाओगे तो ये कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं देगा आपको सिल्वर क्लोराइड के। तो यही तो हमारे पास जो है वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हमारे पास यही आ रही थी कि इस कंपाउंड के लिए कंडक्टोमेट्री में कोई सिग्नल नहीं आ रहा था, प्रेसिपिटेशन में कोई प्रेसिपिटेट नहीं आ रहे थे। तो अब वर्नर ने अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी यही जस्टिफिकेशन दी है, उसने यही एक्सप्लेन किया है कि मेरा स्ट्रक्चर भी ये जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि जो प्रेसिपिटेशन नहीं आनी चाहिए या कंडक्टोमेट्री में कोई सिग्नल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ तक आप कह लो कि वर्नर की थ्योरी जो है वो स्ट्रक्चर की जो ड्रॉबैक था, ये स्ट्रक्चर की जो एक्सप्लेनेशन फेलियर था ब्लूमस्टैंड थ्योरी में, वो यहाँ वर्नर ने उसको ओवरकम कर लिया, या वर्नर उसको अच्छी तरीके से प्रॉपरली सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाया। ठीक है, यहाँ तक क्लास समझ आ गई है या नहीं? मैम ये लास्ट बार नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन कंडक्टर होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसलिए है ना क्योंकि ये तीनों के तीनों क्लोरो जो हैं अब प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेंगे और सेकेंडरी को भी। जी ठीक है, सो इट मीन्स कि अगर ये दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे तो फिर आपने अभी हमने बात की कि वो आपके पास लिगेंड जो कि सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं उनको आप सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हो, और जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं वो उनको आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हो। डॉटेड या डैश बॉन्ड का मतलब है वीक बॉन्ड, और सॉलिड जी बॉन्ड का मतलब है या सॉलिड लाइन का मतलब है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो अब ये क्लोरो जो है डॉटेड और सॉलिड दोनों के जरिए अटैच हैं, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई है एज कम्पेयर टू अगर ये सिर्फ डॉटेड से अटैच होते। तो अगर जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई है बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड क्लोरो, तो ये अब क्लोरो लिगेंड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इजीली जो है वो ब्रेक नहीं कर सकते, या ये इजीली आयनाइजेबल नहीं रहे, इसीलिए हम कहते हैं कि ये सारे के सारे क्या हो गए, नॉन आयनाइजेबल हो गए।
ठीक है। अब अगर हम मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन देखें इस कॉम्प्लेक्स के लिए, तो हमें पता है कि सारे के सारे जो क्लोरो लिगेंड होते हैं तीनों के तीनों, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन। और इसी वजह से चूंकि कोई भी आयन आपको आयनाइजेशन स्फीयर में क्लोरो नजर नहीं आ रहा, सो इस इट मींस कि जितने क्लोरो हैं वो सारे के सारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हैं, इसीलिए वो सारे के सारे क्या है, नॉन आयनाइजेबल। ये तो अकॉर्डिंग इसकी टू अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी नहीं होगी फिर? नहीं होगी। यही कहा है मैंने कि अगर आप इसके लिए अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन रन करने की कोशिश करोगे आपको कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गया क्लास? जी मैम। क्लास को कंफ्यूजन है तो पूछ लो। No, ma'am. ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्लास इसको यहाँ से एक दफा देख लेना, ठीक है। हर वही पॉइंट्स यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में लिखे हुए हैं कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं होगी, कौन से बॉन्ड आयनिक हैं, कौन से बॉन्ड नॉन आयनिक हैं, कौन से आयनाइजेबल वन है, कौन से आयनाइजेबल वन नहीं है, ठीक है। उसकी अगर इस कंपाउंड के लिए मॉडर्न फॉर्म आप रिप्रेजेंटेशन देखो तो वो इस फॉर्म में आ जाएगी, और वो भी एक्सप्लेन करेगी कि कितने क्लोरो आयनाइजेबल हैं, जितने आयनाइजेशन स्पेयर में प्रेजेंट हैं उतने ही आयनाइजेबल होंगे, जितने आपके कोऑर्डिनेशन स्पेयर में प्रेजेंट होंगे वो आयनाइजेबल वन नहीं होंगे, ठीक है। ये सारा वर्नर ने ही एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ये वर्नर के फॉर्मूला है, यानी वर्नर रिप्रेजेंटेशन है, ये मॉडर्न फॉर्मूला है, ये मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास जो चार्जेस हैं, जैसे अभी हम क्लोरो की ही बात करते आ रहे हैं, तो 3 क्लोरो जो हैं, जो पहला कॉम्प्लेक्स था विद 6 अमोनिया, उसमें तीनों के तीनों क्लोरो अनआइजेबल थे, ठीक है। जो तीनों क्लोरो थे वो डैश बॉन्ड के साथ या डॉटेड बॉन्ड के साथ अटैच थे, तीनों के तीनों अनआइजेबल थे, और एक आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे पॉजिटिव चार्ज था। तो यहाँ पे 2 चार्जेस, 2 आप कह लो कि टोटल 4 नंबर ऑफ आयंस बन